नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुपालकों के लिए साल भर हरे चारे का मिलना काफी मुश्किल है। ऐसे हालात में पशुपालकों को हरे चारे के संकट से उभारने में बहुवर्षीय चारे की प्रजातियां बेहद फायदेमंद साबित होती हैं और नेपियर घास की खेती इस लिहाज से काफी फायदेमंद भी साबित हो रही है। तो किस प्रकार से लगाए नेपियर घास, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष। पशुपालक भाइयों, जैसे कि संकर नेपियर की बात करते हैं तो ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय का मतलब होता है कि एक बार इसको अगर रोपण कर दें आप तो उचित प्रबंधन के बाद 4 से 5 साल तक जो है इससे हरा चारा प्राप्त होता है। संकर नेपियर जो है रसीला होता है, पाचकता से भरपूर होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है और ये जो है पशुओं को जो है बहुत इसमें रुचिकर होता है। और इसका महत्व इसलिए है कि इसके चारे में जो है मतलब कि ताजे स्तर पर जो है 2.5 से 3% तक जो है प्रोटीन इसमें पाया जाता है और शुष्क भार पर जो है 8 से 10% इसमें प्रोटीन पाई जाती है और रेशा की मात्रा जो है 28 से लेकर 32% तक पाई जाती है। आप जो है उचित प्रबंधन करें तो इसमें अच्छा चारा जो है प्राप्त किया जा सकता है। और ये खासकर जैसे कि हमारे वैसे जहाँ पर हमारे किसान भाई देखते होंगे कि जहाँ सिंचाई के साधन कम है वैसे इलाके में भी जो है इसको आसानी से पैदा किया जा सकता है। इसको जो है 15 से लेकर 30 डिग्री का तापक्रम जहाँ भी होता है उस पर आसानी से इसको पैदा किया जा सकता है। अधिक उपज लेने के लिए चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी चाहिए और जिसमें कि इसका अच्छा उत्पादन मिलता है। और भूमि की तैयारी के लिए एक बार मिट्टी पलट हल से जो है कि जुताई करनी चाहिए और उसके बाद जो है 2-3 हैरों से कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल करके जो है इसकी भूमि की तैयारी करनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 60 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फेट और 40 किलोग्राम पोटास, इसको जो है भूमि में जो है 25 से 30 दिन पहले जो है इसको ज़मीन में रोपाई से पहले मिला लेना चाहिए। और साथ ही गोबर की खाद अगर 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अगर इसमें मिला देते हैं तो इससे जो है मतलब कि चारे में जो है गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। इसमें भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान ने अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं जिसमें कि संकर नेपियर 3, संकर नेपियर 6, संकर नेपियर 7 और संकर नेपियर 10 प्रचलित हैं। NB 21 भी बहुत अच्छी है इसमें और इस तरह की जो प्रजातियां हैं अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें बीज नहीं होता है, बीज मुश्किल से बनता है, इसलिए जो है इसमें जैसे गन्ने की आप रोपाई करते हैं तो 2-3 कलियां लेके आप रोपाई करते हैं, इसी प्रकार इसमें भी 2-3 कलियों वाले तने को लेकर जो है ज़मीन के अंदर जो है इसकी रोपाई की जाती है। कहीं कहीं पर जैसे आप तने को चाहें तो रोपाई करके जो है इसका जड़ तैयार कर सकते हैं। तो जैसे रोपाई को और घना रूप में अगर वो कर देते हैं तो इसमें जड़ तैयार हो जाती है, उन जड़ों को भी जो है आप खेत में रोपाई कर सकते हैं। नहीं तो 3 कल्ले वाले तने को जो है 2 कल्ला ज़मीन के अंदर और 1 कल्ला जो है ऊपर छोड़ के रोपाई करते हैं। ज़्यादातर जो है 3500 से 4000 कल्लों की जो है 1 हेक्टेयर में आवश्यकता होती है और 1 हेक्टेयर में इतने कल्लों से जो है आप इसका जो है रोपाई कर सकते हैं। और लाइन से लाइन की दूरी 75 सेंटीमीटर और इसमें जो है एक संकर नेपियर जो है पौधे की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर रखते हैं और इसको मेढ़ बना के जो है रोपा जाता है जिससे कि इसमें अधिक से अधिक कल्ले निकले, क्योंकि जो संकर नेपियर है अधिक से अधिक इसमें काफ़ी कल्ले निकलते हैं। तो ज़मीन के अंदर इसलिए इसको गाड़ा जाता है कि काफ़ी कल्ले निकलते हैं, तो जिससे जो है इसका उपज जो है बहुत बढ़िया होता है। और इस प्रकार चाहे तो ये बहुवर्षीय चारा जैसा कि मैंने बताया है वर्ष भर चारा इससे प्राप्त होता रहता है। तो आप इसको अगर 1 मीटर की लाइन से लाइन की दूरी रखते हैं तो बीच में जैसे कि मौसम है, जैसे जायद में लोबिया ओबिया भी बीच में बो सकते हैं, जाड़े में बरसीम है और लुसर्न बो सकते हैं, जई बो सकते हैं, इसके साथ जो है बुआई करें तो इससे अच्छा उपज प्राप्त हो सकता है। और इसको जो है रोपाई के बाद इसका प्रबंधन की बात आती है। तो प्रबंधन में ये है कि इसको जो है निराई तो घास निकालने के लिए हमेशा करते रहें, पर एक बार जो है इसको साल में पंक्तियों की जो बीच की जो है ज़मीन को फावड़े से जो खोदना चाहिए। और इसका जो है चारा जो है पहली कटिंग जो है
50 से 55 दिन में प्राप्त होता है। और दूसरा जो है चारा जो है इसमें हर 30वें दिन जो है आप जो है कटिंग करते हैं तो इसमें अच्छा चारा मिलता है। और हर कटिंग के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है खेत में मिलाना चाहिए। तो इस तरह से जो है साल भर में आप 6 से 8 बार इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो इससे जो है वर्ष भर आपको हरा चारा प्राप्त होता रहता है। और ज़्यादातर ये एक बार रोपने के बाद जो है 4 से 5 साल तक जो है ये इससे चारा मिलता रहता है। फिर बाद में जो है फिर से खेत तैयारी करके नए सिरे से इसकी जो है रोपाई करनी चाहिए। नेपियर घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे हैं जो कि इस प्रकार से हैं। कम पानी में तेजी से पैदावार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। इस प्रकार जो है शंकर नेपियर जो है हमारे पशुओं के लिए जो है बहुत अच्छा रसीला और पौष्टिक चारा है। और एक जानवर को कम से कम अगर 20 से 25 किलोग्राम हरा चारा मिल जाता है तो उसको जो है सूखे चारे के साथ अगर इतना हरा चारा देते हैं तो स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई प्याज की खेती करते हैं, लेकिन वह फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम उत्पादन प्राप्त होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रगतिशील किसान विनोद कुशवाहा हैं, जिन्होंने प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छा उत्पादन लिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में। मैंने अभी मेरे खेत में 1.5-2 एकड़ में प्याज की फसल लगाई हुई है, जिसके बारे में अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। मैंने और मेरे परिवार वालों ने इस फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे फसल तैयार करने में कितना व्यय हुआ, कितनी आय, मैं इसके बारे में आपसे अनुभव मेरा बताना चाहता हूँ। कितना उत्पादन, कुल उत्पादन कितनी आय, क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मेरे 1 एकड़ में प्याज लगी थी, उसमें मुझे 40 कुंटल प्याज निकली है, जिसको मैंने बाज़ार में मुझे 3500 रुपये कुंटल के हिसाब से मुझे उसका भाव मिला है। तो मुझे 1,40,000 रुपये का कुल आय हुई है। 1 लाख रुपये में 40,000 रुपये की कुल आय हुई है। तो फिर मैंने उसमें 38,700 रुपये का उसमें मेरा खर्चा आया। तो 38,700 रुपये का खर्च करने के बाद मुझे 1,02,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कुल मुनाफा मुझे 1 एकड़ की खेती में मुझे मुनाफा हुआ। तो मेरा 1,02,000 रुपये कुल मुनाफा आ गया और 38,700 रुपये का खर्चा हुआ। ये मेरा अनुभव है किसान भाइयों, जो मैंने आपके साथ बताया गया। आप भी इस प्रकार खेती का प्रयोग करें, जिससे कि आप भी फ़ायदा ले सकें। मैंने, मेरे परिवार वालों ने इसमें खूब अच्छी मेहनत करी, सभी ने सहयोग करा, मैं अच्छा उत्पादन प्राप्त करा। मैं भी ये आशा करता हूँ आप लोग भाइयों, किसान भाइयों, आप भी इसका लगाएं प्याज और मुनाफा पाएँ। मैंने सबसे पहले इस फसल के लिए अच्छा बीज का चयन किया। तो पहले मैं 5 किलो बीज लेके आया, फिर मैंने मजदूरों के द्वारा 10 बाई 10 की क्यारी बनवाकर रोप डलवाई हाथों से। बीज डालने के बाद मैंने उसमें पानी करा, जो फिर मेरा महीने भर 30 से 35 दिन में मेरा पौध अच्छा तैयार हो गया। सबसे पहले मैं भूमि का चयन करता हूँ। भूमि का चयन करने पे ये विशेष ध्यान रखता हूँ मैं कि कहीं पर भी पानी ना भराए। पानी भराएगा तो मेरी फसल प्याज खराब हो जाएगी। तो मैं ढालू मनुवा जगह का चयन करता हूँ। फिर मैं भूमि तैयार करता हूँ। भूमि तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं कल्टीवेटर से इसकी गहरी जुताई करवाता हूँ। फिर गहरी जुताई के बाद में 2 ट्राली गोबर के खाद का प्रयोग करता हूँ, जिसमें ट्राइकोडर्मा डालता हूँ, जिसमें जड़ों में फंगस ना लगे। 3 बोरी सिंगल सुपर फास्ट भी डलवाता हूँ ऊपर से, जिससे कि भूमि की जो ठंडक है ना वो चले जाए और थोड़ी भूमि में गर्माहट आ जाए। सिंगल सुपर पर डालने के बाद मजदूरों के द्वारा उसमें प्याज लगवाई। प्याज लगवाने के लिए मैंने सर्वप्रथम उसमें पानी करा। पानी करने के बाद मजदूरों को रोप से ही लगाते हैं। प्याज लगाने के बाद 15 से 20 दिन के बाद मैं एक पानी करता हूँ। उसके लिए मैं सब में पहले 5 किलो यूरिया लेता हूँ, जो पूरे 1 एकड़ जगह में मैं फेंक देता हूँ। उससे क्या होता है कि ज़मीन है ना वो नरम हो जाती है और खुरपी से निंदाई करने में बहुत ही आसानी होती है। फिर निंदाई करवाने के बाद जो भी खरपतवार होता है तो मैं से खुरपी के द्वारा निंदाई करवाता हूँ। निंदाई करवाने के बाद मैं खाद का उपयोग करता हूँ। खाद के लिए मैं 50 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो DAP,
20 किलो सल्फर, 20 किलो जिंक का मिश्रण बनाता हूँ। मैं इसमें पानी का उपयोग 15 से 20 दिन के गैप में करता हूँ। और अगर बारिश हो तो उसमें पानी की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, वैसे 5-6 पानी में ये फसल तैयार हो जाती है। तो फिर इस पर कीट लगते हैं तो इसमें माऊ का प्रकोप ज़्यादा रहता है, माऊ और मच्छर का। इसके लिए मैं इमिडा, एसिटा और प्रोफोनोपास इल्ली जो हल्की फुल्की ले रहती है इसका प्रयोग करता है। बार डबल से उगाया है तो मैं उसमें डबल से खुरपी से उसका मैं निंदाई करवा देता हूँ। तो मैं जहाँ तक होता है उसको मैं अपनी देसी पद्धति निंदाई का ही उपयोग करता हूँ। फिर ऐसे में जी अपने 30 से 35 दिन की अवस्था में आ जाती है तो फिर मैं इसमें टॉनिक का उपयोग करता हूँ। 15 लीटर पानी में ह्यूमिक एसिड का उपयोग करता हूँ, जिससे क्या तो प्याज थोड़ी अच्छी और बड़े आकार में आ जाए। लगभग ये 2.5 से 3 महीने की अवस्था में प्याज तैयार हो जाती, उखड़ाने के लायक हो जाती। फिर मैं मजदूरों के द्वारा इसको पहले तो मैं उखड़वा देता हूँ, पूरी एक साइड से पूरी प्याज उखड़वा देता हूँ। उखड़वा के बाद लाइन बाई लाइन, कतार के बाद कताई, इसको मैं प्याज को पटकता हूँ, जिससे क्या गीली हो तो प्याज सूख जाती है। बारिश की प्याज, ये नासिक प्याज का ये होता है, अगर ये सूखी नहीं तो डबल से ये फट से उग जाती है। तो इसलिए मैं इसको सुखाता हूँ। ये प्याज अलग और छोटी प्याज अलग छटवाता हूँ, जिससे क्या बाज़ार में भाव अच्छा मिले। और फिर मैं इसको धूप में पटकवाता हूँ। धूप में पटकवाने के बाद फिर मैं इसको मैं जालीदार बोरी आती है उसमें भरवाता, जिससे कि उसमें भफाए ना प्याज और ख़राब ना हो। जालीदार बोरियों में इसको प्याज को भरवाने के बाद फिर मैं इसको सिलवा के अच्छे से लोडिंग करवा के बाज़ार भेज देता हूँ, जहाँ पर मुझे मेरे अपनी प्याज का उचित मूल्य मिलता है। मैंने और मेरे परिवार ने काफ़ी इसमें मेहनत की किसान भाइयों, और ये बहुत अच्छी फसल है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़्यादा जगह में न लगाकर थोड़ी जगह में आप भी इसका लगाकर आय प्राप्त करें। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। प्रदेश में विभिन्न सब्जियों की खेती वर्ष भर की जाती है और किसान इनकी खेती से अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, लेकिन कई बार इन फसलों पर कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिनमें सफेद मक्खी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ये कीट दिखने में तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप किस प्रकार से करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरती वीणा एक्का। किसान भाइयों, ज़्यादातर आप लोगों से सवाल आ रहे हैं कि आज के समय में, आज के संदर्भ में जो सब्जियों की खेती हो रही है उसमें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप हो रहा है, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। क्योंकि इसके प्रकोप से न केवल सब्जियों के पौधे को नुकसान होता है, बल्कि इससे हमारा उत्पादन भी कम हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि इस मौसम में जो टमाटर की खेती बहुतायत में की जाती है, फसलों में सफ़ेद मक्खियों को आप देख सकते हैं। ये मक्खी जो है बहुत ही छोटे आकार में होते हैं, सफ़ेद रंग के ये छोटे छोटे मक्खियाँ हैं। अगर हल्के से भी आपके हाथ जो है पौधों पे अगर पड़ते हैं तो ये जो मक्खियाँ उड़ने लगती हैं। तो ये मक्खियाँ जो है असल में अगर कहा जाए तो ये विषाणु जनित जो रोग है उनके ये वाहक कीट हैं। सफेद मक्खी ये छोटा सा सफेद रंग का कीट होता है। इसके प्रोण व निम्फ दोनों ही पौधों का रस चूस कर नुकसान करते हैं, जिसके कारण पौध कमजोर हो जाते हैं। अगर पौधों के आसपास पानी भरा हुआ है तो नुकसान और अधिक गंभीर हो सकता है। सफेद मक्खी टमाटर की पत्तियों में लीफ कर्ल वायरस को फैलाती है, जिससे पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं, साथ ही पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इससे फसल का पूर्ण रूप से नुकसान होने का खतरा रहता है। तो इन कीटों को हम लोगों को रोकना है, तभी हम जो विषाणु जनित रोग, जिसको आप देखते होंगे आपके टमाटर हो, उसमें आप देखेंगे कि वहाँ की जो उनकी पत्तियां हैं वो सिकुड़ के मोटी हो जाती है और वो अपना जो सही आकार है वो नहीं ले पाती है, जिससे कि उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी नहीं हो पा रही है सही ढंग से। और साथ ही साथ अगर टमाटर के पौधों का विकास सही नहीं हो तो आप इसमें देखेंगे कि फूलन और फलन जो है वो भी कम पड़ जाएगा। तो किसान भाइयों, आपको ये जानना चाहिए कि ये जो रोग है, इसको जो रोग बोलते हैं, जिसमें कि पत्ता सिकुड़न हो जाता है, तो अगर एक पौधा में भी होता है किसान भाइयों, तो ज़रूरत है सबसे पहले कि उन पौधों को उखाड़ करके खेत के बाहर में गड्ढा कोड़ करके उसको दबा देना। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से 12 पीले रंग के येलो कार्ड लगाने चाहिए।
ये पीले रंग की ओर आकर्षित होता है और काट चिपचिपा होने के कारण कीट उसमें चिपक कर मर जाता है। साथ ही नीम की निमोली या पत्तियों से तैयार 5% नीम के अर्क का छिड़काव करें। साग पत्ती युक्त बना जीवामृत का छिड़काव भी कीट नियंत्रण में प्रभावी पाया गया है। इतना करने के बाद भी अगर कीट नियंत्रण ना हो तब रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें जो दवा लेना है, आप ध्यान रखिए कि बाजार में बहुत सारे आपका कीटनाशक है, तो इन कीटनाशकों में आपको देखना है कि ये जो कीटनाशक है, ये कीटनाशक जो है सिस्टम में जाए, पौधे के सिस्टम उसको ले ले, ताकि वो जो मक्खियाँ जो बैठेंगी पौधे का जो रस चूसेंगी, तो वो जो दवा जो पौधों में अंदर तक घुसा हुआ है, रचा बसा है, उनका अगर रस चूस लेती हैं तो वो फिर वहाँ पे वो मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो जो सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड है उसमें आप ले सकते हैं मेटासिस्टोक, जिसको कि 1.5 मिलीलीटर लेंगे और 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोल करके, अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा सा साबुन या फिर उसमें शैम्पू का घोल भी बना करके डालिए, ताकि आप पौधों पे अगर स्प्रे करते हैं तो वो पौधे उसको पकड़ लें, उसके रोम छिद्र के द्वारा वो उसके अंदर तक जा सके। तो ये आप मेटासिस्टोक ले सकते हैं। और दूसरा जो एक दवा है वो इमिडाक्लोरोपिड है। इमिडाक्लोरोपिड का जो है 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में लेकर के आप उसको पौधे पे छिड़काव करें। तो उन सब्जियों को सोलेनेसियस के कुल में आप जानते हैं कि आपका टमाटर हुआ, बैगन में उतना इसका प्रकोप नहीं देखा जाता है, आपका मिर्च हुआ, शिमला मिर्च हुआ, इन सब्जियों को हम जो है कि सफेद मक्खियों के प्रकोप से बचा सकते हैं। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है मलिकपुर जिला जयपुर से रमेश चंद्र जी ने। आप कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट और रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो रमेश चंद्र जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, ये गर्म जलवायु के लिए और औसत आर्द्रता युक्त जहाँ वातावरण होता है वहाँ इनकी वृद्धि और उत्पादन अधिक होता है। कद्दू वर्गीय सब्जियां गर्मी के मौसम की महत्वपूर्ण फसलें हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, कद्दू, तुरई, करेला, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि शामिल हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों का उत्पादन अच्छा होता है, परंतु अधिक नमी तथा उचित तापमान मिलने के कारण कीट और रोगों का प्रकोप अधिक रहता है। बहुत से कीट और रोग कद्दू वर्गीय सब्जियों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं और कभी-कभी प्रबंधन के अभाव में पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए उत्पादकों को इन कीटों और रोगों का उचित समय पर सही पहचान करके उचित नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे उनको अपनी इच्छित उत्पादन इन कद्दू वर्गीय सब्जियों से मिल सके। तो पहले जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान और नियंत्रण के बारे में। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, इसी समय 2 पत्ती से 4-5 पत्ती होती है तो लाल भृंगी कीड़ा होता है, वो उसका आक्रमण ज़्यादा होता है। अगर वो कीड़े का प्रकोप देखना शुरू हो जाता है तो वहाँ अपने को मैलाथियन जो डस्ट आता है उसका भड़काव करें। डस्ट नहीं है तो मैलाथियन 50 EC का है, वो 1 लीटर में 1 ml डाल के उसमें पौधे में छिड़काव करेंगे तो लाल भृंग कीड़ा है उसका प्रकोप नहीं रहेगा। नियंत्रण हेतु जो सिस्टमिक कीटनाशक है उनका अपने छिड़काव सिफारिश करते हैं। उसमें में मेटासिस्टॉक्स है, रोगोर है, इन दवा का छिड़काव अपन करेंगे तो जो रसों से कीड़ा है वो नियंत्रण में हो जाएगा। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों में कुछ रोगों का प्रकोप होता है जिसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन जो किसान भाई समय रहते रोगों की पहचान करके रोकथाम कर लेते हैं, उनकी फसल रोगों से बच जाती है और अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाले रोगों की पहचान और रोकथाम के बारे में।
पाउडर मिल्ड्यू, छाछा रोग में पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद चूर्णी पाउडर सा प्रतीत होता है देखने पे, तो वहाँ अपने जो कैराथिन दवा होती है 1 ml 1 लीटर पानी में डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद चूर्णी जो बीमारी है वो नियंत्रण में हो जाएगी। परिणीय छिड़काव सूक्ष्म तत्व होता है, सूक्ष्म तत्वों का परिणीय छिड़काव करते रहने से इसमें जो उत्पादन है वो उनकी उम्र जो टाइम है वो बढ़ जाता है और अपने को उत्पादन मिलता रहता है इस समय। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।